Hello dear students, welcome back to our channel Gyan Lab. Now today we will proceed further with your inheritance and variation session. आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मेंडल के 3 लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इन तीनों लॉज के बारे में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपने पहले की वीडियोस अच्छे से देखी हों। मतलब पहले जितने भी वीडियोस आपको बताए गए हैं टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर कि जेनेटिक्स के लिए अलग अलग टर्म्स कौन से यूज़ होते हैं, व्हाट इज़ अलील, व्हाट इज़ ट्रेट, व्हाट इज़ फैक्टर, व्हाट इज़ जीन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर होंगी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तभी आपको ये आज का सेशन समझ में आएगा। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में से आपको एंट्रेंस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 12th बोर्ड में भी डेफिनेटली कोई ना कोई एक लॉ या तो शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाएगा या तो ब्रीफ क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा। सो मेक श्योर कि आपको सारे टर्म्स पहले से पता हो। प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को आप बिना भूले हर बार चेक कीजिए। जब जब आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे आपको वहाँ पर कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, चैप्टर के नोट्स के लिए प्लीज़ हमारी टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टा चैनल को फॉलो कीजिए। टेलीग्राम चैनल को स्पेशली फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पर हम नोट्स शेयर करते हैं, टाइम टू टाइम आने पर हम नोट्स शेयर करते हैं, तुरंत नहीं करते हैं। तो सारे पेजेस की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्लीज़ फॉलो दीज पेजेस एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। ऑल राइट, सो मेंडल के 3 लॉ समझने से पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमको इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू वी मीन बाय इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स जाते हैं उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके, तो अब यहाँ पर हमको थ्योरी में क्या दिया गया है? मेंडल प्रपोज्ड 3 बेसिक पोस्टुलेट्स। देखो अभी इस पैराग्राफ में ना 2 इंपॉर्टेंट वर्ड दिए गए हैं एंड आई बेसिकली बिलीव कि अगर आपको वर्ड्स का मीनिंग पता होगा तो आपको वो चीज़ें रट्टा नहीं मारनी पड़ेंगी, वो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगी। सो पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी थ्योरी जिसको हम ट्रू सपोज करते हैं। क्या करते हैं? ट्रू अज्यूम करते हैं। सो पोस्टुलेट मतलब अजम्पशन, और लॉ मतलब क्या होता है? जब हमने अजम्पशन को प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया तो उसको हम बोलते हैं लॉ। तो पोस्टुलेट मतलब अजम्पशन और लॉ मतलब प्रैक्टिकली प्रूवन, मतलब अजम्पशन को हमने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया। तो मेंडल ने, ग्रिगोर जोहन मेंडल ने 3 पोस्टुलेट्स डिज़ाइन किए थे, मतलब उन्होंने 3 अजम्पशंस डिज़ाइन किए थे कि कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। और इन तीनों पोस्टुलेट्स के ऊपर जब उन्होंने अलग अलग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स किए, अलग अलग रिसर्च की, तो उनको ये सारे रिजल्ट कंप्लीटली ट्रू मिले। मतलब जो उन्होंने अज्यूम किया था वो सच निकला, तो उसको उन्होंने लॉ बना दिया। जो हम चीज़ें अज्यूम करते हैं, मानते हैं, अगर वो चीज़ें प्रैक्टिकली सच साबित हो जाएं तो उसको फिर हम लॉ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लॉ। तो यहाँ पर यही हमको बताया गया है। मेंडल प्रपोज्ड 3 बेसिक पोस्टुलेट्स, मतलब प्रपोज्ड मीन्स ही गेव 3 बेसिक पोस्टुलेट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच, उसी पोस्टुलेट के बेसिस पे 3 लॉज बनाए गए, ऑन द बेसिस ऑफ विच 3 लॉज वर फॉर्म्युलेटेड। दीज आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो ये तीनों लॉज के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। सो विच इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या मेंडल का फर्स्ट लॉ कौन सा है? आपने 10th में भी पढ़ा है ये। ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब सबसे पहले तो आप मुझे बताइए डोमिनेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? डोमिनेंस मतलब स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। अगर मैं जेनेटिक्स के टर्म में बात करूं तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या पढ़ा था कि जब 2 अलग अलग पेरेंट्स की आप क्रॉसिंग कराते हो, रिप्रोडक्शन कराते हो, तो जो ऑफस्प्रिंग होता है, समझो मैंने एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया, दोनों का जब मैंने क्रॉसिंग कराया तो मुझे मेरा ऑफस्प्रिंग कैसा दिखाई देगा? टॉल दिखाई देगा, मतलब दिखने में वो टॉल दिखेगा। तो हमने क्या पढ़ा था? जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है उस कैरेक्टर को हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी हमको एग्जैक्टली यही चीज़ बताई गई है कि F1 जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन आपको मिलता है, उसमें जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है वो कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्या है वो कैरेक्टर? डोमिनेंट कैरेक्टर है। जैसे चलो पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। इन मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, क्या बताया जा रहा है इधर पे? इन मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस द phenotypic characters are controlled by discrete units. Discrete units मतलब small parts of chromosomes which are called as factor. क्रोमोसोम के ऊपर क्या चीज़ें बैठी हुई होती हैं? जीन्स। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और वो जीन को
जीन नाम देने से पहले हम क्या बुलाते थे, उसको फैक्टर बुलाते थे। तो इन्होंने वही बोला है कि कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, मतलब क्या होता है, जीन ट्रांसफर होती है। और जीन कहाँ पर बैठी हुई होती है, क्रोमोसोम्स के ऊपर होती है। हमारे ऑफस्प्रिंग को कौन सा कैरेक्टर मिलेगा, उसका बॉडी का शेप कैसा होगा, उसकी हाइट कैसी होगी, उसका कलर कैसा होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जीन के अंदर एनक्लोज्ड होती है। कहाँ एनक्लोज्ड होती है, जीन के अंदर। सो यहाँ पर वही बताया गया है, इन मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस द फिनोटिपिक कैरेक्टर, फिनोटिपिक मतलब जो बाहर से दिखाई देता है, और जीनोटिपिक मतलब जो अंदर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सो द फिनोटिपिक कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। तो सारे कैरेक्टर्स कौन कंट्रोल करता है, जीन्स कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल करता है, जीन्स। ओके, अब आगे क्या बताया गया है, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स ओवर द अदर। अब समझो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते वक्त दो अलग अलग जीन दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, समझो आपने टॉल प्लांट लिया और उसको शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस किया, तो इसका एक गैमेट मिला कैपिटल टी, इसका एक गैमेट मिला स्मॉल टी। गैमेट कैसे मिलते हैं, अगर सेम टाइप के अलील्स हैं तो हम एक ही उसमें का अलील लेंगे। ओके, और जब इसको मैंने क्रॉस किया तो मुझे क्या मिला, एक कैपिटल टी मिला, एक स्मॉल टी मिला। तो ये पॉइंट में क्या दिया गया है, क्या बताया गया है, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पर देखो डिसिमिलर पेयर है, ये आपका कैपिटल प्लांट है मतलब टॉल प्लांट है, ये आपका स्मॉल प्लांट है। तो डिसिमिलर हुआ ना, सेम पेरेंट्स है क्या, ये नहीं, पेरेंट्स अलग अलग है। ये टॉल वाला पेरेंट है, ये ड्वार्फ वाला पेरेंट है, तो ये अलग अलग है। डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स ओवर द अदर। तो इसका जो ऑफस्प्रिंग हमको मिल रहा है, ये जो F1 जनरेशन हमको मिल रहा है, इस F1 जनरेशन में हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी दो अलग अलग ईल्स हैं, अलील्स हैं। क्या है, यहाँ पर दो अलग अलग अलील्स है, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है। तो जब ऐसे दो अलग अलग अलील के प्रेजेंस में जो कैरेक्टर दिखता है, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं डोमिनेंट। क्या बोलते हैं, उस कैरेक्टर को हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। और जो कैरेक्टर होता तो है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, उस कैरेक्टर को हम रिसेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस कैरेक्टर को हम रिसेसिव। सो बेसिकली क्या बोला गया है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर अलील्स व्हेन वन अलील इज एक्सप्रेस्ड phenotypically, that allele is known as dominant, and when one allele is not expressed phenotypically, then that allele is known as recessive. So this is your first law of dominance. आगे क्या बताया गया है हमको, the law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental characters of a monohybrid cross in F1 and the expression of both in F2 generation. आप अगर हमारा प्रीवियस सेशन देखेंगे तो उसमें आपको याद होगा हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था और मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी किया था। तो उसमें हमने क्या देखा था, F1 जनरेशन में हमेशा आपको हाइब्रिड मिलता है। F1 जनरेशन में हमेशा आपको क्या मिलता है, हाइब्रिड मिलता है। मतलब इसमें एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता है। देखो इसमें है दोनों कैरेक्टर्स, डोमिनेंट कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट हैं और रिसेसिव कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। प्रेजेंट है वो अलग बात है, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा कैरेक्टर हो रहा है, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है। मतलब देखने में जेनेटिकली इस प्लांट के अंदर दोनों जीन होंगे, टॉल वाला जीन भी होगा और ड्वार्फ वाला जीन भी होगा, लेकिन ये प्लांट देखने में लंबा होगा मतलब टॉल होगा। तो मतलब एक्सप्रेस कौन सा जीन हुआ, टॉल वाला जीन एक्सप्रेस हुआ। जो चीज दिखाई देती है उसको हम फिनोटिपिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोला जा रहा है कि F1 जनरेशन में जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसमें एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर। देखो फिर से बोल रही हूं मैं, प्रेजेंट दोनों कैरेक्टर्स होते हैं लेकिन एक्सप्रेस एक ही कैरेक्टर होता है क्योंकि वो स्ट्रांग होता है। ओके, सो डोमिनेंट कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है और इसका ही जब मैं सेल्फिंग करूंगी, मतलब वापस से जब इसका मैं F1 जनरेशन का वापस सेल्फिंग करूंगी, F2 जनरेशन निकालूंगी, तो मुझे फिर दोनों कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। प्लीज प्रीवियस सेशन देखो, उसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन निकाला है। जब मैं इसका सेल्फिंग करूंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो अब मैं F2 जनरेशन निकाल रही हूँ, तो इसका सेल्फिंग करूंगी तो मुझे ऐसे पेरेंट्स दिखाई देंगे। इनका गैमेट्स बनाओ, तो इनके गैमेट्स कैसे बनेंगे, यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t,
और यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा कुछ आपका पुनेट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? पुनेट स्क्वायर बन जाएगा, करेक्ट ना। ये एक पेरेंट और ये एक पेरेंट, तो इन दोनों का गैमेट ये 2 है, इसका गैमेट ये 2 है। गैमेट कैसे निकालते हैं हम? अगर एक ही टाइप का अलील रहेगा तो एक ही गैमेट, यहाँ 2 टाइप के अलील है तो दोनों को हमने यूज किया है। अब क्रॉस करो, देखो क्रॉस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलेगा कैपिटल टी, यहाँ पर आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। सो दिस इज योर F2 जनरेशन। ये आपका क्या है? F2 जनरेशन है। तो बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमको क्या बोला जा रहा है कि F1 जनरेशन में आपको सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस दिखता है। कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है? सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर। लेकिन F2 जनरेशन में क्या होता है? F2 जनरेशन में आपको डोमिनेंट कैरेक्टर्स तो दिखाई देते हैं, ये 1 2 3, ये तीनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, लेकिन F2 जनरेशन में एक रिसेसिव कैरेक्टर भी दिखाई देता है। तो अभी मैंने लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा? The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character of a monohybrid cross in F1 generation. Monohybrid cross के क्रॉस में F1 जनरेशन में एक ही कैरेक्टर दिखेगा, बट एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2 जनरेशन। देखो 2 पेरेंट्स हमने लिए थे, टॉल पेरेंट लिया था और ड्वार्फ पेरेंट लिया था। दोनों को जब क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में एक ही पेरेंट का कैरेक्टर दिखाई दे रहा है दोनों के जीन्स, दोनों पेरेंट्स के जीन्स हैं, लेकिन देखने में एक ही पेरेंट का कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हमने इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला, क्योंकि सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है F1 जनरेशन में। लेकिन जब इसका मैं F2 जनरेशन निकालूंगी तो दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। मतलब मुझे प्योर टॉल भी मिल रहा है जैसे मैंने ओरिजिनल पेरेंट यूज किया था, और मुझे प्योर ड्वार्फ भी मिल रहा है जैसे मैंने ओरिजिनल पेरेंट यूज किया था। समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब क्या? जब डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। F1 जनरेशन में एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर्स मिलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर्स भी और रिसेसिव कैरेक्टर्स भी। आर यू क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड? ओके। सो स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया है? हमेशा ना आपको याद रखो, जब भी आपको बोला जाता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन, जब भी आपको क्या बोला जाता है? स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डैश, तो चाहे ये केमिस्ट्री में हो, चाहे ये फिजिक्स में हो, चाहे ये बायो में हो, आपको हमेशा स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट करना है? द लॉ ऑफ डैश स्टेट्स दैट, ऐसा आपका सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? द लॉ ऑफ डैश, किसी भी चीज का लॉ पूछा है तो स्टार्ट कैसे करना है आंसर? द लॉ ऑफ डैश स्टेट्स दैट। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। व्हेन 2 homozygous individuals with one or more set of contrasting characters are crossed। पहले इतना पार्ट समझो, क्या बोला गया है? when 2 homozygous individuals, homozygous मतलब दोनों अलील सेम होंगे, होमो मतलब क्या होता है? सेम। when 2 homozygous individuals, ये एक होमोजाइगस पेरेंट, ये दूसरा होमोजाइगस पेरेंट। होमोजाइगस मतलब दोनों अलील सेम होना चाहिए, या तो दोनों कैपिटल होना चाहिए या तो दोनों स्मॉल होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। दिस इज हेट्रोजाइगस, क्योंकि एक कैपिटल है एक स्मॉल है। ओके, सो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोला जा रहा है? व्हेन 2 homozygous individuals containing one character or more than one character, मतलब यहाँ पर हम सिर्फ हाइट की बात कर रहे हैं। समझो अगर मैं यहाँ पर हाइट के साथ साथ सीड के शेप की बात करूँ तो 2 कैरेक्टर हो जाएंगे, हाइट और सीड का शेप। तो कैरेक्टर्स आप कितने भी लो, लेकिन वो होमोजाइगस होने चाहिए, मतलब प्योर होने चाहिए, हाइब्रिड नहीं होना चाहिए। When 2 homozygous individuals with one or more contrasting characters are crossed, जब आप homozygous individual को क्रॉस करते हो तो आपको क्या मिलता है? The alleles that appear in F1 generation, जो अलील F1 जनरेशन में अपीयर होता है मतलब दिखाई देता है phenotypically, are dominant। क्या बोला मैंने? जब आप 2 homozygous पेरेंट्स को क्रॉस करते हो, चाहे एक कैरेक्टर्स कंसिडर करो चाहे 2 कैरेक्टर कंसिडर करो, जब आप 2 होमोजाइगस पेरेंट्स को क्रॉस करते हो तो आपको जो F1 जनरेशन मिलता है, उस F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है हमको सामने, वो कैरेक्टर डोमिनेंट होता है। क्या होता है? वो कैरेक्टर डोमिनेंट होता है। सो द अलील्स दैट अपीयर इन F1 जनरेशन आर डोमिनेंट and those which do not appear in F1 generation are
रिसेसिव, जो दूसरा अलील है वो प्रेजेंट है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रिसेसिव बोल देंगे। क्या बोल देंगे, रिसेसिव। आई होप आपको ये लॉ ऑफ डोमिनेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको एग्जाम में आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो आप पूरा स्टेटमेंट लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे और एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल ऐसे इसी तरीके से बट अच्छे से लिख के, जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था ना, पेरेंट्स, गैमेट्स, फिर क्रॉसिंग, ऐसे मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप आप उसका क्रॉस लिखकर बताओगे। ओके, फर्स्ट लॉ अच्छे से समझा। चलिए लेट्स मूव ऑन। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड लॉ में हमको क्या बताया गया, व्हाट इज सेकंड लॉ? सेकंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब सबसे पहले तो इसके अंदर के वर्ड्स का मीनिंग समझ लो। मेंडल का सेकंड लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ गैमेट्स। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ गैमेट्स। और इसी को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये प्योरिटी ऑफ गैमेट्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम समझेंगे जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर आपको मैं प्रॉपरली क्रॉस का एग्जाम्पल बताऊंगी। ओके, सो देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का हमको थ्योरी क्या दिया गया है, ये मेंडल का सेकेंड लॉ है। This law is based on the fact that the alleles do not show any blending or mixing and both the alleles are recovered as such in F2 generation through though one of these is not seen at the F1 stage. अब हमको यहाँ पर क्या बताया गया है, समझो आपको मैं क्रॉस करके बताती हूँ। आपने प्लांट लिया, आपने दो प्लांट्स लिए, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ओके, ऐसे आपने दो प्लांट्स लिए। इसका मैं गैमेट बना रही हूँ, ये पेरेंट्स हैं, ये क्या हैं आपके, ये पेरेंट प्लांट्स हैं। इसका मैं जब गैमेट्स बनाऊंगी तो गैमेट्स कैसे बनेंगे, इंडिविजुअल गैमेट्स बनेंगे। कैसे गैमेट्स बनेंगे, इंडिविजुअल गैमेट्स बनेंगे। मतलब यहाँ पर दो अलील्स है तो इसमें का एक ही अलील गैमेट बनाएगा, और यहाँ पर दो अलील्स हैं तो इसमें का भी एक ही अलील नीचे आएगा गैमेट बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमको क्या बोला गया, द अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, मतलब यहाँ पर 1.5 अलील नीचे नहीं आया है या सिर्फ हाफ अलील नीचे नहीं आया है, मतलब सारे अलील्स इंडिविजुअल है। मतलब अगर मैं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल बताऊं तो समझो आपने दो कैरेक्टर, आपने एक ही प्लांट लिया है लेकिन आप उस एक प्लांट के दो कैरेक्टर देख रहे हो। जैसे समझो आप प्लांट की हाइट चेक कर रहे हो और सीड का शेप चेक कर रहे हो, ऐसे दो कैरेक्टर्स आप साथ में ले रहे हो। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है ये, और सेम उसी का मैं रिसेसिव पेरेंट ले रही हूँ। तो ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। होमोजाइगस मतलब टोटल रिसेसिव, टोटल डोमिनेंट, सारे अलील्स एक ही टाइप के हैं, मतलब या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव, तो ये होमोजाइगस हैं। ओके, अब इसका जब मैं गैमेट बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी, इसका जब मैं गैमेट बनाऊंगी तो गैमेट्स कैसे बनेंगे, इसमें दो टी सेम है तो एक टी, और दोनों आर कैपिटल है तो एक आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अलील्स की मिक्सिंग नहीं हुई। मतलब यहाँ पर अगर मिक्स हो जाता, जैसे समझो आप टमाटर और मिर्ची की जब चटनी बनाते हो, जब आप टोमेटो और चिली मिक्स करते हो तो क्या हो जाता है, चटनी में आपको टमाटर कहाँ गया और मिर्ची के सीड्स आप अलग अलग कर सकते हो क्या, जब आप ग्राइंड करते हो चटनी बनाते वक्त, जब आप टोमेटो और मिर्ची को ग्राइंड करते हो तो उसमें टोमेटो के सीड्स और मिर्ची के सीड्स अलग अलग दिखाई देंगे क्या, नहीं, दोनों मिक्स हो गए हैं, मतलब ब्लेंड हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों कैरेक्टर साथ में होते हुए भी दोनों कैरेक्टर ब्लेंड नहीं हुए हैं, मतलब मिक्स नहीं हुए हैं। अभी भी हाइट का अलील अलग ही है और शेप का अलील अलग ही है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब आप कितने भी कैरेक्टर्स एक साथ ले लो, अलील्स कभी एक दूसरे के साथ एकदम मिक्स नहीं हो जाएंगे। जैसे आधा इसका कैरेक्टर इसके अंदर और इसका कैरेक्टर इसके अंदर, ऐसा नहीं होगा। हाइट वाला जीन अलग ही रहेगा, शेप वाला जीन अलग ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मतलब गैमेट्स हमेशा आपको इंडिविजुअल मिलेंगे, या आप ऐसा बोल सकते हो प्योर मिलेंगे। थ्योरी देखते तो और अच्छे से समझ में आएगा। This law is based on the fact that the alleles do not show any type of mixing or blending and both the alleles are recovered as such in F2 generation. जब हम इसका F2 जनरेशन निकालते हैं तो हमको क्या दिखाई दिया है कि हमको दोनों अलील्स मिलते हैं। जैसे समझो फॉर एग्जांपल अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस करूँ, क्या करूँ, अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस करूँ तो हमने क्या बोला यहाँ पर
कि आपका जो F1 जनरेशन होता है, मतलब जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हो तो आपके दोनों अलील सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। F1 जनरेशन में हमको एक ही अलील एक्सप्रेस होकर दिखाई देता है। क्या होता है? F1 जनरेशन में एक ही अलील एक्सप्रेस होता है, मतलब डोमिनेंट वाला अलील एक्सप्रेस होता है। देखो बच्चों, आप बार बार बोलोगे कि मैम प्रेजेंट तो दोनों अलील है, तो एक ही अलील कैसे एक्सप्रेस हो रहा है? तो जब मैं एक टॉल प्लांट लूंगी और एक शॉर्ट प्लांट लूंगी, दोनों को क्रॉस करूंगी, तो मुझे वो प्लांट दिखने में कैसा दिखाई दे रहा है? अगर वो प्लांट टॉल दिखाई दे रहा है मतलब एक ही अलील एक्सप्रेस हो रहा है। प्रेजेंट होना ये अलग बात है और एक्सप्रेस होना ये अलग बात है। देखो क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, लेकिन उन 10 बच्चों में से अगर कोई एक ही बच्चा बार बार टीचर को आंसर दे रहा है तो मैं क्या बोलूंगी कि इस क्लास में एक ही बच्चा इंटरैक्ट करता है। क्या करता है? एक ही बच्चा इंटरैक्ट करता है, लेकिन प्रेजेंट 10 बच्चे हैं। तो यहाँ पर वही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है कि F1 जनरेशन में एक ही अलील एक्सप्रेस होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मैं सेकंड लॉ बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ? मैं सेकंड लॉ बता रही हूँ। सेकंड लॉ में हमको क्या बोला गया है कि अलील्स अलग अलग सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं? अलील्स अलग अलग सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पर जो दो अलग अलग पेरेंट्स हमने लिए थे उनमें से हमको अलील्स मिला, इन दोनों अलील का क्रॉसिंग किया हमने तो हमको F1 जनरेशन मिला। इस F1 जनरेशन में एक ही अलील एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब दिखने में वो प्लांट टॉल दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब वो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज टॉल। डोमिनेंट नेचर उसका क्या है? टॉल है वो प्लांट। अब जब मैं इसका सेल्फिंग करूंगी, मैं क्या करूंगी? जब मैं F1 जनरेशन का सेल्फिंग करूंगी तो मतलब ऐसे ही इसी टाइप के मैं 2 सीड्स लूंगी। उन दोनों सीड्स को जब मैं आपस में क्रॉस कराऊंगी तो जो गैमेट्स बनेंगे, ध्यान से देखो, जो गैमेट्स बनेंगे, मैंने आपको बार बार बोला है कि गैमेट्स कैसे बनाते हैं। अगर सेम टाइप के अलील है तो एक ही गैमेट बनता है, अगर 2 टाइप के अलील्स हैं तो 2 अलग अलग गैमेट बनेंगे। मतलब यहाँ पर ये दोनों अलील आएगा और यहाँ पर भी ये दोनों अलील आएंगे। तो मतलब बेसिकली इसका गैमेट कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ये इस पेरेंट का गैमेट बनेगा ऐसा, कैपिटल T स्मॉल t सेपरेट सेपरेट, और इसका गैमेट बनेगा कैपिटल T स्मॉल t सेपरेट सेपरेट। तो इसके 2 अलील्स, इसके 2 अलील्स। अब मैं इन दोनों को, इस वाले को यहाँ लिख रही हूँ और इस वाले को यहाँ लिख रही हूँ। समझो ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है? ये वाले मेल है, ये फीमेल है। अब दोनों का जब मैं क्रॉसिंग ओवर करूंगी तो मुझे F2 जनरेशन में क्या दिखाई दे रहा है? मैंने जो ओरिजिनल पेरेंट लिया था मुझे वो दोनों दिखाई दे रहे हैं। F1 जनरेशन में मुझे कुछ अलग ही मिला, मुझे ना तो इसके जैसे ऑफस्प्रिंग मिला ना इसके जैसे ऑफस्प्रिंग मिला, दोनों का मिक्सचर मिला मुझे F1 जनरेशन में। लेकिन F2 जनरेशन में मुझे वापस मेरे पेरेंट्स मिल गए, मतलब मैंने जो पेरेंट्स का जीन यूज़ किया था मुझे वो वापस जीन यहाँ पर देखने को मिल रहा है F2 जनरेशन में। तो हमको यही बताया गया है that alleles do not show any blending or mixture in and both the alleles are recovered as such in F2 जनरेशन। दोनों अलील्स हमको क्या देखने को मिलते हैं? F2 जनरेशन में देखने को मिलते हैं। Though one of these allele is not seen during the F1 stage। ये स्मॉल t हमको इधर देखने को मिली थी क्या? नहीं। यहाँ पर F1 जनरेशन में हमको हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग मिला, लेकिन F2 जनरेशन में हमको दोनों अलील्स वापस प्योर फॉर्म में मिल गए। During formation of gametes, these 2 alleles obviously separate or segregate, otherwise recessive type will not appear in F2 generation। So क्या बोला जा रहा है हमको? F2 जनरेशन में हमको एक रिसेसिव प्लांट मिला है। क्या मिला है हमको? F2 जनरेशन में एक रिसेसिव प्लांट मिला है। तो इसका मतलब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, क्या होता है? जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये अलील्स सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। कैपिटल T अलग, स्मॉल t अलग, कैपिटल T अलग, स्मॉल t अलग, और इसके वजह से हमको लास्ट कॉम्बिनेशन में रिसेसिव प्लांट देखने को मिलता है। इमेजिन करो अगर ये अलील्स आपस में मिक्स हो गए होते, जैसे क्रोमोसोम कैसे मेल क्रोमोसोम और फीमेल क्रोमोसोम चियास्माटा मतलब क्रॉसिंग ओवर करते हैं और कैरेक्टर्स को मिक्स कर देते हैं, मतलब अगर ऐसा मिक्सिंग कैरेक्टर हुआ होता तो हमको ये प्योर रिसेसिव प्लांट कभी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर प्योर रिसेसिव प्लांट मिल रहा है, मतलब मेंडल ने 2 हाइब्रिड सीड्स लिए। उन 2 हाइब्रिड सीड्स को जब उन्होंने आपस में मिलाया तो मेंडल को 4 ऑफस्प्रिंग मिले, 4 प्लांट्स मिले। और वो 4 प्लांट्स कैसे थे दिखने में? दिखने में 3 प्लांट्स कैपिटल थे और 1 प्लांट छोटा था। तो ये जो छोटा प्लांट मिला है इसका कंक्लूजन क्या है कि जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तब ये अलील सेपरेट हो रहे हैं, कैपिटल T और स्मॉल t दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेपरेशन या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। सो ये वापस पढ़ती हूँ, क्या बोला है हमको यहाँ पर? During the formation of gametes, these 2 alleles obviously separate or segregate, otherwise recessive type of
पेरेंट विल नॉट अपीयर इन F2 जनरेशन। अगर ये दो अलील सेपरेट नहीं हुए तो हमको ये वाला प्लांट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब अलील सेपरेट होते हैं। ओके, द गैमेट्स विच आर फॉर्म्ड, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है, द गैमेट्स विच आर फॉर्म्ड आर ऑलवेज प्योर फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। क्या बोला जा रहा है हमको कि ये जो गैमेट्स बनते हैं, ये गैमेट्स जो बनते हैं दे आर ऑलवेज प्योर गैमेट्स। कैसे होते हैं ये गैमेट्स? ऑलवेज प्योर फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। ओके, अ गैमेट मे कैरी आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव फैक्टर बट नॉट बोथ। ध्यान से देखो, F1 जनरेशन में, मैं F1 जनरेशन की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ मैं? F1 जनरेशन की। इसके नीचे का भूल जाओ, मैं F2 जनरेशन की बात नहीं कर रही हूँ। F1 जनरेशन में हमको क्या बताया गया है कि ये जो गैमेट्स होते हैं वो प्योर गैमेट्स होते हैं। मतलब या तो कैपिटल वाले गैमेट्स रहेंगे या तो स्मॉल वाले गैमेट्स रहेंगे, दोनों का मिक्सचर नहीं रहेगा। इधर तो मैंने एक ही कैरेक्टर कंसिडर किया है, समझो आप ऐसा डाई हाइब्रिड क्रॉस का कैरेक्टर कंसिडर कर रहे हो। आपने ऐसा कोई पेरेंट लिया, ओके, आप जब इसके गैमेट्स बना रहे हो, क्या बनाओगे आप? जब इसके गैमेट्स बनाओगे तो ये दोनों में से एक T आएगा, ये दोनों में से एक R आएगा, ये दोनों में से एक स्मॉल t आएगा, ये दोनों में से एक स्मॉल r आएगा। मतलब यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हैं। क्या बोल रही हूँ मैं? यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हैं, एक प्लांट की हाइट और एक सीड का शेप, लेकिन दोनों के अलील्स डोमिनेंट है। क्या है यहाँ पर? दोनों के अलील्स डोमिनेंट है। अगर आपको यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलता या यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलता तो ये रॉन्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? ये रॉन्ग हो जाता। दिस इज राइट। मतलब आप कितने भी कैरेक्टर्स कंसिडर करो एक साथ, 3 कैरेक्टर्स लो, 4 कैरेक्टर्स लो, गैमेट्स हमेशा सेम होने चाहिए। सेम मतलब या तो सारे गैमेट्स डोमिनेंट होने चाहिए या तो सारे गैमेट्स रिसेसिव होने चाहिए। मतलब गैमेट्स प्योर होने चाहिए, आइदर दे शुड बी कैपिटल और दे शुड बी स्मॉल। तो हमको यही बोला गया है। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? द गैमेट्स विच आर फॉर्म्ड आर ऑलवेज प्योर फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। अ गैमेट मे कैरी आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव फैक्टर। एक गैमेट या तो डोमिनेंट हो सकता है या तो रिसेसिव हो सकता है बट नॉट बोथ। मतलब यहाँ पर या तो आपका गैमेट डोमिनेंट हो सकता है या तो आपका गैमेट रिसेसिव हो सकता है, लेकिन वो दोनों काम नहीं कर सकता। मतलब इट कैन नॉट बी डोमिनेंट एंड रिसेसिव एंड डोमिनेंट, मिक्सचर नहीं हो सकता। आपको गैमेट्स हमेशा प्योर फॉर्म में मिलने चाहिए। कैसे मिलने चाहिए गैमेट्स? हमेशा प्योर फॉर्म में, आइदर दे शुड बी डोमिनेंट और दे शुड बी रिसेसिव। ओके, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और इसी वजह से हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। डिड यू अंडरस्टैंड? क्योंकि हमको प्योर गैमेट्स मिल रहे हैं, मतलब या तो डोमिनेंट गैमेट्स मिल रहे हैं या तो रिसेसिव गैमेट्स मिल रहे हैं, हमको मिक्सचर ऑफ गैमेट्स नहीं मिल रहा है। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? अब देखिए स्टेटमेंट देखते हैं। ओके, तो हमको स्टेटमेंट क्या बताया गया? आपको थियोरी अच्छे से समझ में आई? ऑल राइट, सो स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेज दैट द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन हाइब्रिड फॉर्म्स गैमेट्स, when hybrid F1 forms gametes, the alleles segregate from each other and enter in different gametes। मतलब क्या बोला जा रहा है हमको यहाँ पर? हमारा जो F1 जनरेशन है, ये जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड मतलब क्या होता है? दो अलग अलग अलील्स। और होमोजाइगस मतलब क्या होता है? दोनों सेम अलील। सो व्हेन F1 जनरेशन और वी कैन से व्हेन हाइब्रिड, क्या बोला जा रहा है? व्हेन हाइब्रिड फॉर्म्स गैमेट्स, जब ये हाइब्रिड गैमेट बनाता है, क्या बनाता है? गैमेट बनाता है। तो देखो यहाँ पर बताया गया है, सॉरी ये थोड़ा सा ओवरराइट हो गया, हाँ। सो जब आपका हाइब्रिड जो है, जब ये हाइब्रिड F1 जनरेशन के गैमेट्स बनते हैं तो ये गैमेट्स के जो अलील्स हैं, ये क्या बोला मैंने? ये गैमेट के जो ये गैमेट्स के जो अलील्स है, इंडिविजुअल अलील्स है, ये अलग अलग गैमेट में एंटर करते हैं। अलग अलग गैमेट में एंटर करते हैं मतलब ये दूसरे गैमेट के साथ कंबाइन होकर कुछ नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हमको जो F1 जनरेशन मिला था, ये F1 जनरेशन के अलील्स सेपरेट होकर गैमेट्स बनाते हैं और ये गैमेट्स दूसरे गैमेट्स के साथ क्रॉस ओवर करके हमको कुछ नया कॉम्बिनेशन देते हैं। सो व्हेन F1 जनरेशन फॉर्म्स गैमेट्स, द अलील्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। ये अलील्स क्या हो जाते हैं? दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड दे एंटर इन डिफरेंट गैमेट्स। वो दूसरे गैमेट्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, मतलब इसका गैमेट इसके साथ और इसका गैमेट इसके साथ, ऐसे दूसरे गैमेट के साथ मिक्स हो जाते हैं। द गैमेट्स फॉर्म्ड आर प्योर। क्या बोला जा रहा है हमको यहाँ पर? प्योर गैमेट्स बनते हैं। द गैमेट्स फॉर्म्ड आर प्योर इन दैट दे कैरी ओनली वन अलील ईच।
हर एक गैमेट अपने अंदर क्या कैरी कर रहा है, एक ही अलील कैरी कर रहा है। ये वाले गैमेट के अंदर एक ही अलील है कैपिटल टी, ये वाले गैमेट के अंदर एक ही अलील है स्मॉल टी। सो इट कैन बी आइदर डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील। क्या बोला गया है, इट कैन बी आइदर डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील, एंड हेंस दिस लॉ इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, बिकॉज यू गेट प्योर गैमेट्स। आपको खिचड़ी में गैमेट्स नहीं मिलता है, आपको अलील में से हमेशा वो सेपरेट होकर प्योर गैमेट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, प्योर गैमेट्स। डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच? पक्का सेकेंड लॉ अच्छे से समझ में आया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बोला गया है कि आपके गैमेट्स मिक्स नहीं होते हैं, गैमेट्स सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं, गैमेट्स सेपरेट हो जाते हैं, अलील्स जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। आगे बढ़ें। ऑल राइट, मेंडल का हम थर्ड लॉ पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है थर्ड लॉ मेंडल का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेसिकली ये सेकेंड लॉ जैसा ही है, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जैसा ही है, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम मोस्टली मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए कंसिडर करते हैं, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए कंसिडर होता है। मतलब दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स जब हम यूज़ करते हैं एक साथ, दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स जब हम यूज़ करते हैं तब ये लॉ यूज़ होता है। अब बेसिकली देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, जब आप दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स एक साथ यूज़ करते हो एक्सप्रेस करने के लिए, तो उनकी जो अलील्स होते हैं, उनके जो जीन्स होते हैं, वो जीन्स, मतलब अगर मैं हाइट और कलर की बात करूँ, प्लांट के हाइट और फ्लावर के कलर की बात करूँ, तो प्लांट के हाइट के ऊपर फ्लावर का कलर डिपेंड नहीं करेगा। हाइट वाला जीन अपना काम अलग से करेगा और फ्लावर के कलर वाला जीन अपना काम अलग से करेगा। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। मतलब जस्ट बिकॉज प्लांट लंबा है, टॉल है, तो उसका फ्लावर का कलर भी पर्पल होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फ्लावर का पर्पल कलर इज डोमिनेंट एंड वाइट कलर इज रिसेसिव। एम आई राइट? क्या बोला गया है हमको यहाँ पर, फ्लावर का पर्पल कलर इज डोमिनेंट एंड वाइट कलर इज रिसेसिव। तो समझो अगर मैं टॉल प्लांट ले रही हूँ, तो उस टॉल प्लांट में पर्पल कलर का ही फ्लावर होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब सारे कैरेक्टर्स डोमिनेंट होने चाहिए और सारे कैरेक्टर्स रिसेसिव आएंगे ऐसा नहीं है। प्लांट के अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग सेपरेट होकर अलग अलग क्रॉसिंग दिखा सकते हैं। मतलब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्या बोला मैंने? अभी समझो, इमेजिन करो कि मैं दो अलग अलग स्टूडेंट्स का एग्जांपल ले रही हूँ, दो अलग अलग बच्चे। एक बच्चा ड्राइंग में अच्छा है लेकिन उसकी मतलब वो भागने में इतना तेज़ नहीं है, और एक बच्चा भागता बहुत अच्छा है लेकिन उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एक कैरेक्टर अगर अच्छा है तो दूसरा कैरेक्टर भी उसी कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करे। आपकी ड्राइंग ये अलग एक कैपेबिलिटी है और रनिंग कैपेसिटी ये एक अलग प्रॉपर्टी है। तो दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से अलग अलग हैं। इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थ्योरी देखते हैं तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो क्या बताया जा रहा है हमको थ्योरी में, लेट अस सी। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन डाईहाइब्रिड, सॉरी क्या बोला गया हमको यहाँ पर, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये लॉ कौन से क्रॉस पर बेस्ड है? मोस्टली इट इज बेस्ड ऑन डाईहाइब्रिड क्रॉस। इट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? जेनेटिक्स का एकदम बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक रूल है। इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स डेवलप्ड बाय मेंडल। इट डिस्क्राइब्स, इस लॉ में क्या बताया जा रहा है, इट डिस्क्राइब्स हाउ डिफरेंट जीन्स और अलील्स present on separate chromosomes independently separate from each other during formation of gametes। क्या बोला जा रहा है हमको यहाँ पर? समझो हमारे डीएनए के अंदर, ह्यूमन डीएनए में 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर, मतलब 46 क्रोमोसोम होंगे। तो आपको भी पता है कि एक क्रोमोसोम पे एक जीन, या मतलब एक क्रोमोसोम पे अलग जीन्स होंगे और दूसरे क्रोमोसोम पे अलग जीन्स होंगे। तो ऐसे मेरे 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स के ऊपर 46 अलग अलग टाइप के जीन्स अज्यूम करो। ओके, 46 क्रोमोसोम्स है और इन 46 क्रोमोसोम्स के ऊपर 46 अलग अलग टाइप की जीन्स हैं। अब जब मेल और फीमेल का डीएनए मिक्स होगा, मतलब स्पर्म और एग जब फर्टिलाइज होंगे, तो मेल में से 23 गैमेट्स जाएंगे और फीमेल में से 23 गैमेट्स जाएंगे। तो उनके जीन्स, मतलब जब गैमेट्स जाते हैं तो क्रोमोसोम भी जाता है, और क्रोमोसोम जाता है तो मतलब उसका डीएनए भी जा रहा है, जीन भी जा रहा है।
तो मेल और फीमेल का जीन जब मिक्स होगा तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का कैरेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड करे। हो सकता है कि बच्चे को जो ऑफस्प्रिंग है, जो जाइगोट बनने वाला है, उसको हाइट वाला जीन फादर से मिले और कलर वाला जीन मदर से मिले। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी दो जीन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। हर एक जीन अपनी मर्जी से एक्सप्रेस होता है या अपनी मर्जी से सप्रेस होता है। समझ में आया? ओके। सो वापिस पढ़ती हूँ, क्या बताया गया हमको यहाँ पर। इट डिस्क्राइब्स हाउ डिफरेंट जीन्स और अलील्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जब गैमेट्स बनाना होता है तब क्या होता है, अलील्स अपनी मर्जी से सेपरेट होते हैं। क्या होता है, अलील्स अपनी मर्जी से अलग अलग होते हैं। मतलब प्लांट की हाइट वाला अलील फ्लावर के कलर पे डिपेंड नहीं करेगा कि फ्लावर का कलर जाएगा तभी मैं लंबा प्लांट बनाऊंगा। हाइट का अलील अलग है, कलर का अलील अलग है, सीड के शेप का अलील अलग है। तो हर एक अलील का अपना खुद का डिसीजन होता है। ओके। these alleles are then randomly united in fertilization। और जब ये एक बार alleles बन जाते हैं, मतलब एक बार गैमेट्स जब फॉर्म हो जाता है, तो फिर ये गैमेट्स का रैंडम क्रॉसिंग होता है। क्या होता है, पुनेट स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेरेंट्स सिलेक्ट करते हैं, पेरेंट्स सिलेक्ट करके उसमें से गैमेट्स बनाते हैं, गैमेट्स लेकर फिर हम उसकी क्रॉसिंग करते हैं। तो जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्रॉसिंग ओवर करते हो तो आधे पेरेंट्स ऊपर होते हैं, आधे पेरेंट्स नीचे होते हैं। तो ऐसा क्रॉसिंग ओवर आप करते हो तो आपको रैंडम जनरेशन मिलता है। क्या मिलता है, रैंडम, मतलब पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। किसी भी कैरेक्टर के कोई भी ऑफस्प्रिंग्स आपको मिल सकते हैं। तो F2 जनरेशन जो होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन जो होता है, उसका फिनोटिपिक रेशियो हमने क्या देखा था लास्ट सेशन में, हमने क्या देखा था, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1। मतलब 9 डोमिनेंट और 3 और 3 हाइब्रिड और 1 रिसेसिव, ऐसा हमको कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा। सो फिनोटिपिक मतलब जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, दैट इज 9:3:3:1। आप हमने जो क्रॉसिंग ओवर किया था, मैंने आपको बोला था ना, उसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकालो, तो यही है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 9:3:3:1, और जीनोटिपिक रेशियो उस आपको बताऊंगी मैं कैसे निकालते हैं। ओके। सो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इन डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 phenotypic ratio is 9:3:3:1. It indicates that the two pairs of characters behave independent of each other. क्या बोला जा रहा है, that the two characters behave independent of each other. चलो एक क्रॉस करके देखते हैं तो हमको समझ में आएगा। ओके, ऑल राइट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बेटर तरीके से समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो 9:3:3:1 फिनोटाइपिक रेशियो कैसे आया और उसका जीनोटाइपिक रेशियो कैसे होता है। मतलब बेसिकली आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस फिर से एक बार अच्छे से समझना होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने 2 पेरेंट्स लिए, 2 प्योर पेरेंट्स लिए। मैंने क्या किया, 2 प्योर पेरेंट्स लिए। दिस इज द जीनोटाइप। पेरेंट्स मतलब क्या होगा, यहाँ पर इसका पेरेंट्स क्या होगा, दिस इज टॉल येलो। वाई मतलब सीड का कलर, वाई मतलब क्या होता है, सीड का कलर। सो येलो इज द डोमिनेंट कलर एंड ग्रीन इज द रिसेसिव कलर। ओके, सो टॉल येलो, ड्वार्फ ग्रीन, ऐसे मैंने 2 प्योर पेरेंट्स लिए। प्योर क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि सारे अलील सेम टाइप के, या तो कैपिटल कैपिटल है या तो स्मॉल स्मॉल है। तो मैंने ऐसे 2 पेरेंट्स लिए, दोनों पेरेंट्स का मैंने जीनोटाइप लिखा, ये उसका जीनोटाइप है। सो दिस इज द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। इनमें से मैंने गैमेट्स निकाला। क्या निकाला मैंने, इनमें से गैमेट्स निकाला। गैमेट्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 2 T है तो दोनों कैपिटल है इसलिए 1 T, और दोनों कैपिटल Y है इसलिए 1 Y। दोनों का मिला के एक गैमेट बना। एक गैमेट, जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, मतलब जब हम 2 कैरेक्टर्स लेते हैं तो एक गैमेट के अंदर 2 अलील होना चाहिए। जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, मतलब जब एक कैरेक्टर लेते हैं तो एक गैमेट के अंदर एक अलील होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब हम 2 कैरेक्टर लेते हैं तो एक गैमेट के अंदर 2 अलील होता है। समझो अगर यही मैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करूं तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हम 3 कैरेक्टर लेंगे। समझो प्लांट का हाइट, सीड का कलर और फ्लावर का कलर, ऐसे 3 कैरेक्टर्स अगर मैं लूंगी तो एक गैमेट में 3 अलील होगा। मतलब जितने कैरेक्टर्स आप लोगे उतना अलील आपके गैमेट में जाएगा। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक गैमेट में 2 अलील है, तो यहाँ का अलील कैपिटल कैपिटल, यहाँ का अलील स्मॉल स्मॉल। ये आपके गैमेट्स हैं। क्या है, ये आपके गैमेट्स हैं। अब आप इस गैमेट्स का क्रॉसिंग करो तो आपको F1 जनरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, F1 जनरेशन मिलेगा। ये कैसे आता है हमने लास्ट सेशन में देखा था। सो ये F1 जनरेशन का आप सेल्फिंग करोगे, क्योंकि F2 जनरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, F1 जनरेशन में हमको सिर्फ एक सीड नहीं मिलती है। जब आप 2 प्लांट को रिप्रोड्यूस कराते हो तो आपको बहुत सारी सीड्स मिलती हैं। अब इन बहुत सारी सीड्स में से आप 2 सीड्स जिनकी
सेम कैरेक्टर है उनको वापस साथ में सेल्फिंग कराओ, मतलब साथ में रिप्रोडक्शन कराओ। तो जब आप F1 जनरेशन का सेल्फिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैंने F1 जनरेशन का सेल्फिंग किया तो ये मेरे जीनोटाइप हो गए पेरेंट्स के। अब मैं इसका गैमेट बनाऊंगी, मतलब पहले एक पेरेंट का गैमेट बनाऊंगी और दूसरे पेरेंट का गैमेट सेम रहेगा क्योंकि दोनों पेरेंट्स सेम है। तो जो एक पेरेंट के गैमेट्स होंगे वही दूसरे पेरेंट के गैमेट्स होंगे। तो मैंने यहाँ पर वापस गैमेट नहीं लिखा है, इसका मतलब कि सेम गैमेट्स है। ओके, तो इसका गैमेट कैसे बनता है लास्ट वीडियो में जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी है मैंने। कैसे बनता है, पहले कैपिटल टी दोनों वाई के साथ जाएगा, तो पहले कैपिटल टी कैपिटल वाई के साथ, फिर कैपिटल टी स्मॉल वाई के साथ, ऐसे आपका दो गैमेट्स बन गया। और फिर स्मॉल टी कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल टी स्मॉल वाई के साथ। तो यहाँ पर आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ जाता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमको क्या बोला गया है कि जब आप F1 जनरेशन की सेल्फिंग करते हो तो जब आप गैमेट्स फॉर्म करते हो, मतलब आपके पेरेंट्स से जब आप गैमेट्स बनाते हो तो वो गैमेट्स अपनी अपनी मर्जी से अलग अलग सेपरेट होते हैं। कोई गैमेट किसी दूसरे गैमेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये टॉल वाला अलील सिर्फ टॉल वाले येलो वाले सीड के साथ जाएगा ऐसा नहीं है, मतलब डोमिनेंट अलील के साथ ही जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो डोमिनेंट अलील रिसेसिव अलील के साथ भी क्रॉस हो रहा है। सो दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमको बार बार यही बोला जा रहा है कि जब आप दो अलग अलग कैरेक्टर्स लेते हो, दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स जब लेते हो तो उसकी जो अलील्स बनती है F2 जनरेशन में, कौन से जनरेशन में, F2 जनरेशन में, वो अलील्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट होती है। कैसे होती है, इंडिपेंडेंटली सेपरेट होती है। मतलब डोमिनेंट वाली अलील ही डोमिनेंट के साथ जानी चाहिए ऐसा नहीं है। डोमिनेंट वाली अलील रिसेसिव अलील के साथ जा सकती है, रिसेसिव वाला अलील डोमिनेंट अलील के साथ भी पेयर कर सकता है, हमको अलग अलग कॉम्बिनेशन देने के लिए। ओके, दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट मतलब खुद के ऊपर डिपेंड करना। कोई भी एक अलील किसी दूसरे अलील के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से सेपरेट होगा। सो दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का हमको रिजल्ट क्या मिलता है, हमेशा डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। क्या मिलता है हमको, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो देखो मैंने एक पेरेंट के अलील्स बनाए और दूसरे पेरेंट के अलील्स भी सेम होंगे क्योंकि पेरेंट्स ही सेम है, तो बार बार लिखकर फायदा नहीं है। तो आपको लिखना है, लेकिन मुझे यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो ये मेरे एक पेरेंट के अलील्स है, इनको मैंने इंडिविजुअली पुनेट स्क्वायर मेथड में डाल दिया है। फर्स्ट वाला अलील इधर, सेकंड वाला इधर, थर्ड वाला इधर और फोर्थ वाला गैमेट इधर पे। ये गैमेट्स हैं, ठीक है। तो ये मेल गैमेट्स हो गए और यहाँ पर जो आपको फीमेल गैमेट्स मिलेंगे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब आप इनका क्रॉसिंग ओवर करोगे। क्रॉसिंग ओवर करो, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया है, प्लीज कॉपी करके मत लिखो, कॉपी करके नहीं लिखना है, पहले खुद का क्रॉसिंग ओवर करो। क्रॉसिंग ओवर करने के बाद हम उसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। चलो आई एम वेटिंग, फटाक से क्रॉसिंग ओवर करो। एक बार आपका क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो फिर आप वीडियो को पॉज करके प्लीज ऑनेस्टली क्रॉसिंग ओवर करना। तो जब आप ऐसे एक बार क्रॉसिंग कर लोगे, इसका ये इसके साथ फर्स्ट बॉक्स फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट बॉक्स सेकंड, फर्स्ट बॉक्स थर्ड, फर्स्ट बॉक्स फोर्थ, ऐसे आपका फर्स्ट बॉक्स भर जाएगा। फिर सेकंड कॉलम, सेकंड वाला इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे सेकंड भर जाएगा। तो ऐसे ऑनेस्टली क्रॉस करो। अब आपको यहाँ जो रिजल्ट मिले हैं इसकी मदद से आप कैसे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकाल सकते हो वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स में आपको क्या मिला है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल वाई, मतलब चारों डोमिनेंट अलील्स है। मतलब दिस इज टॉल येलो। ये कैसा प्लांट है, टॉल येलो। तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। मुझे फर्स्ट बॉक्स में जो लेटर्स मिले थे मैंने वो लेटर्स यहाँ पर लिख दिए। अब आपको पूरे ये 16 बॉक्सेस में कितने कितने ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं हमको, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमेशा 16 ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं। 4 4 8 12 4 4 8 4 12 4 16 16 ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं हमको। पेरेंट्स को काउंट मत करना, ओके। ये 16 ऑफस्प्रिंग्स को आपको डिवाइड करना है। तो आपको जो फर्स्ट बॉक्स में मिला है मैंने वो यहाँ पर लिख दिया। अब ढूंढो पूरे 16 बॉक्सेस में, ढूंढो कि सेम डिट्टो ऐसे अलील्स कहीं और दिखाई दे रहे हैं क्या। अच्छे से देखो, चारों कैपिटल लेटर्स कहीं और पर दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। मतलब ये ऐसा टाइप का ऑफस्प्रिंग एक ही है। ऐसा टाइप का ऑफस्प्रिंग कितना है, एक ही है। सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1। अब सेकंड बॉक्स में क्या लिखा है मैंने, 3 कैपिटल लेटर है और एक स्मॉल लेटर है। क्या है, 3 कैपिटल लेटर एक स्मॉल, मतलब 2 कैपिटल टी और 1 कैपिटल वाई। तो मैंने इसको लिखा। अब ढूंढो कि ऐसा वाला एग्जैक्ट कैरेक्टर कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे है। जो हो गया मैं उसको कट कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ, जो हो गया उसको कट कर देती हूँ। अब सेकंड वाला बॉक्स ढूंढना है मुझे, 2 कैपिटल टी 1 कैपिटल वाई, तो यहाँ पर है, ठीक है, इसको कट कर दो। ओके, अब यहाँ पर क्या है, मुझे क्या ढूंढना है, 2 कैपिटल टी 1 कैपिटल वाई ढूंढना है। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर है, देखो 2 कैपिटल टी है और 1 कैपिटल वाई है, सेम डिट्टो।
तो इसको मैं साथ में कट कर देती हूँ, ओके। और कहीं पर है क्या 2 कैपिटल टी 1 कैपिटल वाई, 2 कैपिटल टी 1 कैपिटल वाई, नहीं, और कहीं पर नहीं है। तो ऐसे टाइप के ऑफस्प्रिंग्स कितने हैं, 2 बन रहे हैं। ऐसे टाइप के ऑफस्प्रिंग्स कितने मिले मुझे, 2 मिले। अब नेक्स्ट मेरा बॉक्स क्या है, ऐसे लाइन से जाओ। अब नेक्स्ट क्या है, 1 कैपिटल टी 1 स्मॉल टी और 2 कैपिटल वाई। एग्जैक्टली ऐसा ही ऑफस्प्रिंग आपको ढूंढना है। तो 1 कैपिटल टी 1 स्मॉल टी और 2 कैपिटल वाई, ऐसे ऑफस्प्रिंग्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसको कट कर दो, ये हो गया ना अपना, हाँ। तो ऐसा एक है और एक यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ है। देखो 1 कैपिटल टी 1 स्मॉल टी और 2 कैपिटल वाई, तो ये दोनों सेम है। और है क्या ऐसा, नहीं, ऐसा और कहीं नहीं है। सो ऐसे टाइप के कितने बॉक्सेस हैं, सिर्फ 2 बॉक्सेस है। कितने बॉक्सेस हैं, 2। समझ में आया आपको, 1 कैपिटल टी और 2 कैपिटल वाई, ओके। अब नेक्स्ट ये वाला बॉक्स, ये वाले बॉक्स में हमको क्या बताया गया है, नेक्स्ट क्या है मेरा, हाँ 1 कैपिटल टी, एक मिनट, हाँ 1 कैपिटल टी 1 स्मॉल टी 1 कैपिटल वाई 1 स्मॉल वाई, ये 4th वाला बॉक्स। 1 कैपिटल टी 1 स्मॉल टी 1 कैपिटल वाई 1 स्मॉल वाई, तो ऐसा एक मिल गया मुझे। अब ऐसा ही दूसरा कहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यस। तो ये भी कट कर दो। फिर यहाँ ऐसे देखो, यहाँ पर नहीं है, 1 कैपिटल टी 1 स्मॉल टी 1 कैपिटल वाई 1 स्मॉल वाई, यहाँ पर नहीं है, यहाँ है, यस। इसको कट कर दो और इसको भी कट कर दो। देखो डायगनली आपको चारों सेम मिलेंगे, ये चारों बॉक्सेस क्या है, सेम है, और बाकी के बचे हुए बॉक्सेस डिफरेंट हैं। तो मुझे ये वाला ऑफस्प्रिंग कितना मिला नंबर में, 1 2 3 4, मतलब ये चारों ऑफस्प्रिंग्स का जेनेटिक कंपोजिशन सेम है। तो मतलब कितने ऑफस्प्रिंग्स हैं इस टाइप के, 4 ऑफस्प्रिंग्स हैं। अब नेक्स्ट क्या है, कैपिटल टी स्मॉल वाई, मतलब ये वाला। ऐसा वाला देखो पूरे बॉक्स में सिर्फ एक लौता है, कैसा है, सिर्फ एक सिंगल है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1। अब नेक्स्ट क्या है, 1 कैपिटल टी 1 स्मॉल टी दोनों स्मॉल वाई, ये वाला। तो ऐसा वाला और कहीं पर है क्या, पहले इसको कट कर दो। 1 कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों स्मॉल वाई, ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। देखो ये और ये बॉक्स सेम है, तो मैं इसको ऐसे कट कर दूँ तो टोटल कितने ऑफस्प्रिंग्स हो गए, 2। अब नेक्स्ट स्मॉल टी ये वाला बॉक्स, मैं लाइन से बॉक्सेस लिख रही हूँ। पहले मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा, फिर ये वाला बचा, फिर ये वाला बचा, अब ये वाला बचा है, ओके। सो स्मॉल टी कैपिटल वाई, ऐसा एक ही है, क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगी मैं, 1। अब नेक्स्ट ये वाला बचा, सो स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे 2 हैं, और नहीं, हाँ एक ही है। क्या बोला मैंने, स्मॉल टी कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, स्मॉल टी, हाँ ये वाला जो है ये ऐसा आएगा, इधर स्मॉल वाई आएगा, यस। सो स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ऐसा वाला कितना है, 2 बचा है, करेक्ट। तो यहाँ 2 लिख दिया, और ये लास्ट वाला एक ही है क्योंकि एक ही बॉक्स बचा, पूरे बॉक्सेस तो कैंसिल हो गए। सो आपका जीनोटिपिक रेशियो क्या बना, 1:2:2, जीनोटिपिक रेशियो क्या बना, 1:2:2:2, 4:1:2:1:2:1, दिस इज योर जीनोटिपिक रेशियो। डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये जीनोटिपिक रेशियो है, किसका, डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये जीनोटिपिक रेशियो है। अब आपको सेम फिनोटिपिक रेशियो निकालना है। फिनोटिपिक रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं, चलो बताओ मुझे, क्या देखना है। फिनोटिपिक मतलब क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, तो कौन से कैरेक्टर्स दिखेंगे, जो कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे, ओके, या डोमिनेंट होंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टर मुझे, पहला बॉक्स कौन सा दिखाई दिया, हमेशा बॉक्स के हिसाब से ही जाओ। पहला बॉक्स क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर टॉल और येलो, 2 कौन से कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, ये प्लांट, ये वाला जो ऑफस्प्रिंग है, मतलब ये 2 पेरेंट्स को मिला के जो 16 बच्चे हुए, उसमें से जो पहला बच्चा है, जो पहला प्लांट है, वो टॉल भी है और उसके सीड्स येलो कलर के हैं। तो मैंने पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखा है, टॉल येलो। अब टॉल और येलो मतलब आपको क्या चेक करना है, आपको दोनों गैमेट्स का सिर्फ फर्स्ट अलील चेक करना है। मतलब इस कंडीशन में आपको ये वाला अलील देखना है, यहाँ कुछ भी हो, यहाँ कैपिटल वर्ड हो या स्मॉल वर्ड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो फर्स्ट कैरेक्टर जो है वही एक्सप्रेस करेगा। और यहाँ पर आपका कैपिटल वाई होना चाहिए, यहाँ पर क्या है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, क्योंकि कैपिटल रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर स्मॉल वाई भी रहेगा तो भी यही वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो जो 4 अलील्स है उसमें से आपको फर्स्ट और थर्ड अलील चेक करना है। क्या चेक करना है, फर्स्ट और थर्ड अलील। जहां पर फर्स्ट और थर्ड अलील में कैपिटल लेटर है मतलब वो प्लांट टॉल और येलो है। तो चेक करो ऐसे कितने प्लांट्स हैं। ये हो गया 1,
क्योंकि इसका फर्स्ट और थर्ड कैपिटल है, ये हो गया 2 क्योंकि इसका फर्स्ट और थर्ड कैपिटल है, 3 4 5 6, ये नहीं है क्योंकि इसका थर्ड वाला स्मॉल है, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा 7 8 9। सो मुझे टोटल टॉल और येलो फर्स्ट और थर्ड अलील जिनका कैपिटल है वैसे कितने प्लांट्स मिले, टोटल 9 प्लांट्स मिले। कितने प्लांट्स मिले, 9। अब नेक्स्ट बारी आती है टॉल और ग्रीन की। जो प्लांट्स हमको मिल गए उसको वापस कट कर दो। फिनोटिपिक रेशियो निकालने के बाद मैंने जो बॉक्सेस काउंट कर लिए उसको कट कर दो, क्योंकि उन बॉक्सेस के पास वापस नहीं जाना है। अब वो बॉक्स को हमको टच ही नहीं करना है, अब बचे हुए बॉक्सेस को हमको देखना है। तो टॉल और ग्रीन मतलब कैसा होना चाहिए, फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल होना चाहिए, सेकंड कैसा भी हो, और थर्ड वाला लेटर स्मॉल होना चाहिए। क्या बोला मैंने, थर्ड वाला लेटर स्मॉल। तो आपको फर्स्ट और थर्ड लेटर देखना है। फर्स्ट लेटर कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल वाई। सो ऐसा जो क्रॉस बॉक्सेस हो गए वो छोड़ दो। हाँ ये देखो, फर्स्ट कैपिटल है और थर्ड वाला स्मॉल है, सो दिस इज 1। फिर फर्स्ट कैपिटल है, थर्ड स्मॉल है, दिस इज 2। इसको कट कर दो। हाँ 1 2 1 2, फर्स्ट कैपिटल है, थर्ड स्मॉल है, 3, बस। सो ऐसे कितने हैं, टोटल 3 है मेरे पास। कितने हैं, 3 हैं। अब डॉर्फ येलो मतलब फर्स्ट वाला लेटर स्मॉल होना चाहिए और थर्ड वाला लेटर कैपिटल होना चाहिए, मतलब स्मॉल टी कैपिटल वाई, क्योंकि डॉर्फ बोला मतलब स्मॉल टी, और येलो बोला मतलब कैपिटल वाई, क्योंकि येलो सीड इज डोमिनेंट इन नेचर। तो स्मॉल टी कैपिटल वाई ऐसे कितने बॉक्सेस में हैं, जो बॉक्स हो गए उनको काउंट नहीं करना है। देखो स्मॉल टी कैपिटल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई, तो मुझे यही चाहिए। ये हो गया मेरा 1, कट कर दो। स्मॉल टी कैपिटल वाई 2, स्मॉल टी कैपिटल वाई 3, करेक्ट। सो टोटल ऐसे वाले भी मुझे कितने मिले, 3 मिले। और लास्ट में डॉर्फ ग्रीन मतलब टी भी स्मॉल होना चाहिए और वाई भी स्मॉल होना चाहिए, दोनों टी स्मॉल और दोनों वाई स्मॉल, और ऐसा सिर्फ एक ही बॉक्स है। तो हमको यहाँ पर इसका रेशियो कितना मिला, 1। सो टोटल हमारा फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 9:3:3:1। इस वाले पार्ट को, वीडियो का ये जो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो का कैलकुलेशन जो है, इसको 4 बार पीछे रिवाइंड कर करके देखो, तभी आपको ये रेशियो अच्छे से समझ में आएगा कि हमने जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकाला और फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकाला। और यहीं पर हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूव कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बोला गया है हमको, कि आपका जो F2 जनरेशन होता है, उस F2 जनरेशन के जो पेरेंट्स होते हैं, उन पेरेंट्स के गैमेट्स अपनी अपनी मर्जी से अलग अलग डिवाइड होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल लेटर हमेशा कैपिटल लेटर के साथ ही जाना चाहिए, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर के साथ भी जा सकता है। मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर के साथ भी बाइंड हो सकता है। किसी भी कैरेक्टर मतलब कोई भी अलील किसी दूसरे अलील के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट। और इस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के वजह से हमको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जो दिखाई देता है, 9:3:3:1। और जीनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:2:4:1:2:1:2:1:1। टोटल कितने 1 हैं, 1 2 3 4। टोटल कितने 2 हैं, 1 2 3 4 और 1 4 है। सो 4 4 4 ऐसे याद रखो कि 1 जो है वो 4 है, 2 जो है वो भी 4 है और 4 1 ही है। सो ये आपका जीनोटिपिक रेशियो है। अब देखो बाकी का बचा हुआ थ्योरी देख लेते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का आगे का थ्योरी क्या बताया गया है, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द 2 कैरेक्टर्स अंडर कंसिडरेशन, सॉरी इसके आगे से पढ़ती हूँ, दीज अलील्स आर देन रैंडमली यूनाइटेड इन फर्टिलाइजेशन इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। F2 phenotypic ratio 9:3:3:1 indicates that the 2 pairs of characters behave independent of each other. 2 pairs of characters they behave independent of the each other. मतलब प्लांट का हाइट और सीड का कलर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हाइट अपना अलग एक्सप्रेस होगा और कलर अपना अलग एक्सप्रेस होगा। It can be concluded that the 2 characters under consideration are assorted independently. हाइट वाला कैरेक्टर अलग जा रहा है और प्लांट का जो सीड का कलर है वो अलग से एक्सप्रेस हो रहा है। बेसिकली शॉर्ट में कोई भी कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हर एक कैरेक्टर अपनी मर्जी से एक्सप्रेस होगा। ओके, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी हमको स्टेटमेंट क्या दिया गया है, द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन हाइब्रिड पोजेसिंग
टू और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। आपका जो ये हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड मतलब F1 जनरेशन में जब दो से ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पर दो कैरेक्टर्स कौन से हैं, प्लांट की हाइट और सीड का कलर, प्लांट की हाइट और सीड का कलर। सो व्हेन हाइब्रिड प्रोसेसेस टू और मोर डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और अलील्स, दे फॉर्म्स गैमेट। ये क्या बनाते हैं, गैमेट बनाते हैं। दे फॉर्म्स गैमेट, द फैक्टर्स इन ईच पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। ये गैमेट के अंदर के जो अलील्स हैं, क्या जो जीन्स हैं, ये देखो ये पेरेंट के अंदर एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, चार अलग अलग टाइप के अलील है। तो ये चारों अलग अलग टाइप के अलील अपनी मर्जी से अलग अलग सेपरेट होंगे। द फैक्टर्स इन ईच पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर। मतलब कोई भी अलील किसी दूसरे अलील के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, चारों अलील अपनी मर्जी से गैमेट्स बनाएंगे। एंड दिस माय डियर स्टूडेंट्स इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो भी अच्छे से निकालकर हमने एक्सप्लेन किया है। सो इसको 2 से 3, 4, 5 बार प्रैक्टिस करो जब तक समझ में नहीं आ जाता। पीछे वीडियो रिवाइंड कर करके, स्पीड स्लो कर करके देखो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन हम यही स्टॉप करते हैं। अगर आपको आज के सेशन में कोई भी डाउट है देन प्लीज मेक श्योर दैट यू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अब तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्ञान लैब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलना। कमेंट योर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन फॉर मोटिवेशन एंड make sure that you share this video with your friends as much as possible. Stay tuned. See you soon with the next session. Thank you.